जादुई चक्की। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि कमलेश बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके उस सिर पे पोती की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि पोती के मम्मी पापा यानी कि कमलेश का बेटा बहू का अचानक से निधन हो गया था। कमलेश बहुत ही गरीब थी और वो गोपीगंज गांव में रहती थी और कोई दूसरा नहीं था जो बच्ची की जिम्मेदारी उठा सके। कमलेश का बेटा पुतों का आकस्मिक एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। कमलेश अपनी पोती का अच्छे से पालन पोषण करती है और काम का कोई जरिया न होने के कारण कमलेश से एक फैसला लेती है। पोती को कमर में बेल्ट के सहारे बांध लेती है और खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वो गांव में रहती है तो गांव में वो खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती है। पोती बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वो घर में अकेला छोड़कर पोती को जा भी नहीं सकती थी। इसीलिए पोती को बेल्ट के सहारे कमर में बांधकर वो गांव में जाकर के घूम घूम कर काम करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पोती अब 12 साल की हो गई है। जब कमलेश खेत पे जा रही थी काम करने के लिए तो पोती बोलती है कि दादी, मैं भी चलूँगी आपके साथ काम करने। आप अकेले ही सारा दिन काम करते हो और फिर घर आके खाना बनाते हो, तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो दादी समझाती है अपनी पोती को कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो तो तुम मेरे साथ कैसे काम करोगी। लेकिन पोती के बार बार जिद करने पे दादी मान जाती है। सबसे पहले सभी लोग खाना खाते हैं क्योंकि आज पोती का है बर्थडे और बर्थडे वाले दिन पोती सूखा रोटी और सब्जी खाती है, पानी पीकर सो जाती है। लेकिन मन में था कि आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग इतने गरीब हैं, ना ही खाने के लिए मेरे पास फेवरेट मेरा काला गुलाब जामुन और ना ही मेरा फेवरेट केक है। ये कह के वो सो जाती है। घर के कोने में रखा था एक चक्की। चक्की अचानक चमकने लगती है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी केक और गुलाब जामुन की थाली आ जाती है। जब मुन्नी सुबह में सो के उठती है तो खुश हो जाती है कि दादी मुझे सरप्राइज करने के लिए मेरा फेवरेट चीज़ चक्की के ऊपर रख दी है। दादी जब सो के उठती है तो बोलती है कि मैंने नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, सब खा लेते हैं। और फिर उसके बाद दादी पोती चले जाते हैं खेत में काम मांगने। खेत में जब काम मांगने जाते हैं तो खेत वाला इनकार कर देता है कि अभी कोई फसल तैयार नहीं है। दादी आती है, रास्ते में सोचती है कि मैं दूसरी जगह कोई काम ढूंढ लेती हूँ। जब वो दूसरी जगह काम ढूंढने जाती है तो भट्टी का मालिक बोलता है कि मैं आपको नहीं रखूँगा मौसी, जब ज़रूरत होता है तो आती है और वरना मेरे घर काम नहीं करती है। निराश होकर दादी पोती घर आते हैं, कोई काम नहीं मिलता है। पोती सोचती है कि हम लोग कितना गरीब हैं, हम लोगों के पास ढंग का खाने के लिए भी नहीं है। चक्की ये सारी चीज़ें सुन लेता है और एक 56 भोग की थाली रेडी कर देता है। दादी और पोती जब घर में आते हैं तो देखते हैं कि 56 भोग का थाली कौन रखा है। दादी पोती सबसे पहले खाना खाते हैं। दादी को समझ में नहीं आता है कि आखिर इस चक्की के ऊपर खाना रख कर जाता कौन है। दादी इस चीज़ को पता लगाने के लिए चक्की के सामने बैठ जाती है। जब रात होता है तो चक्की अपने एक्टिव मोड में हो जाता है और उसमें से प्रकाश निकलता है। तो दादी बोलती है, अगर तू जादुई चक्की है तो हम लोगों का दुख दूर कर। अचानक से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। चक्की बोलता है कि मैं जादुई ईंटे से बना हूँ, इसीलिए मेरे अंदर शक्ति है। जो भी मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। दादी बहुत खुश हो जाती है इतना ढेर सारा सोने का सिक्का देखकर। जब सोने का सिक्का निकल रहा था तो उसकी खनक की आवाज़ सुनकर मुन्नी जाग जाती है और बोलती है कि दादी, इतने ढेर सारे सोने के सिक्के, इसको बेचकर हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। दादी बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रात को वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह सोने के सिक्के को उठाकर दादी एक सोनार के यहाँ लेकर के जाती है और सोनार पूछता है कि आप इतने सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो। तो दादी कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप उसको बड़े से सोनार के दुकान में बेच देती है और बेचने पे उसे मिलते हैं पैसे। वो पैसे लेकर के घर आती है।
धीरे धीरे उन लोगों की हालत सुधरने लगती है। घर में सारा सामान लेकर के आती है क्योंकि घर में राशन बिल्कुल भी नहीं था। अपना घर तोड़वा कर एक अच्छा सा घर बनवा लेती है। दादी पोती अब सुख सुविधा के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। दादी पोती के पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है कि दादी गरीब का भी पैसे दे करके, सिक्के दे करके मदद करती है, जिससे चक्की बहुत खुश होता है कि दादी स्वार्थी नहीं है। दादी दूसरों के दुख को समझती है और दूसरे को तकलीफ में देख कर उनसे नहीं रहा जाता है और वो अपने पैसे और सिक्के दूसरों पे भी और हंसी खुशी रहते हैं। ये कहानी है दूसरे गांव की। इस गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी था और उसकी एक पत्नी और एक बच्चा था। हरिया दिन भर खेतों में काम करता था, लेकिन बड़े ही मुश्किल से 2 टाइम का खाना वो जुगाड़ कर पाता था क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे बीज लेने के लिए। हरिया खेतों की खुदाई करता है और मन में सोचता है कि अगर मैं अपने खेत में कुछ भी नहीं उगा पाऊँगा तो फिर मैं खाऊंगा कैसे और अपनी बिटिया को मैं कैसे खिलाऊंगा, अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बिना मतलब का खेत को खुदाई किए जा रहा था। थक हार के जब वो घर आता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारे खेत में तो कुछ भी पैदावार नहीं हो पा रहा, अगल बगल के खेत में तो लहलहा रहे हैं फसल। उसकी पत्नी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे खेत में जाकर देखूंगी कि वहाँ पे किस चीज़ की फसल अच्छी हो पाएगी। हरिया की पत्नी अगले दिन खेत में जाती है और जाकर देखती है तो उसको लगता है कि यहाँ पे अगर लौकी उगाया जाए तो लौकी की फसल बहुत अच्छी होगी। हरिया अपनी पत्नी की बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन जाकर के लौकी के बीज ढेर सारा उसकी पत्नी खेत में बो आती है और रोज़ नियम से पानी डालती है, खाद डालती है और अच्छी तरह से देखभाल करती है क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ था। वो लोग पूरी तरह से खेत पे आधारित थे। अगर खेत का काम अच्छे से हो जाए तो उन लोग का रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए। धीरे धीरे टाइम बीतता है और लौकी की फसल तैयार हो जाती है। हरिया देख कर जाता है कि मैं कल इसे काट कर बाज़ार में बेच आऊँगा। रात को पता नहीं क्या होता है कि पूरी की पूरी लौकी की फसल खराब हो जाती है। पूरा फसल काला हो जाता है। हरिया देखता है तो उसको खेत में ही देखकर चक्कर आने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब आगे क्या होगा। इस खेत पे हम लोग उम्मीद लगाए थे और फसल भी पूरा का पूरा खराब हो गया। अब हम लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाएंगे। ये सोचकर हरिया बहुत रोता है और खेत की फसल के बीच में बैठे बैठे अपने किस्मत को कोसता है। घर आते वो बीमार हो जाता है और अपना बिस्तर पकड़ लेता है। उसकी पत्नी के पास भी कुछ भी खाने को नहीं था। वो देवी माँ के पास जाकर रोती है और बोलती है, देवी माँ मेरी कुछ मदद करो। तभी उसे खेत का याद आता है और वो भाग कर खेत में जाती है और जाके देखती है तो एक लौकी बचा हुआ था। वो खराब नहीं था। वो घर लेकर आती है और अपनी बेटी को बोलती है कि मैं इसे देवी माँ के ऊपर चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। जैसे वो काटती है तो उसमें एक रोशनी निकलता है और देवी माँ प्रकट होती है। बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इस लौकी का बीज पूरा सोने का है। तुम अपना जीवन यापन करने के लिए इस बीज को बेचकर और उससे पैसे लेकर तुम अपना जीविका जी सकती हो। तुम्हारे ऊपर इतना दुख मुसीबत आया लेकिन तुमने मेरे पे आरोप नहीं लगाया और सच्चे दिल मन से मेरी भक्ति की, इसलिए मैं तुम्हें खुश होकर आशीर्वाद दे रही हूँ। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। हरिया की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और वो फटाफट से लौकी को काटने लगती है। उसके बीज सफ़ेद की जगह पे पीला निकलता है। वो पूरे के पूरे सोने का बीज रहता है। तो हरिया की पत्नी समझ जाती है कि देवी माँ का यही आशीर्वाद है। वो सारा सोने का बीज लेकर सोनार के यहाँ जाती है और बेच देती है। ढेर सारा पैसे लेकर आती है, पूरे घर में अनाज रख देती है और देवी माँ का शुक्रिया करती है। अनाज लेने के बाद बीज बच जाते हैं तो देवी माँ ने कहा था उस बीज को ज़मीन में उगाओगी तो और नए पौधे होंगे और उस नए पौधे के लौकी का भी बीज सोने का ही होगा।
उस हरिया की पत्नी को पूरी बातें अच्छी से याद थी। वो जाकर बीज को रो पाती है और नए फसल तैयार होता है। मुन्नी बोलती है कि माँ, इसमें से भी सोने के बीज निकलेंगे? तो हरिया की पत्नी बोलती है कि हाँ बेटा, इसमें से भी सोने के बीज निकलेंगे। और ऐसा ही होता है, ढेर सारे सोने के बीज निकलते हैं। मुन्नी बहुत खुश हो जाती है कि अब हम लोगों का दुख खत्म होने वाला है। अब माँ, तुम इसको बेच कर पैसे लाना और पिताजी का इलाज करा करके उनको सही करा दो। हरिया की पत्नी सोनार के यहाँ जाती है और सारा बीज बेच कर अच्छे डॉक्टर से अपने पति का इलाज कराती है और उसके पति भले चंगे हो जाते हैं। हरिया का घर अच्छा सा बन जाता है और टूटे फूटे मकान की जगह अच्छा मकान, घर में सारे सुख सुविधा। तभी एक दिन उसकी सहेली आती है और बोलती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तुम मेरी मदद कर दो। हरिया की पत्नी उसे एक लौकी देती है तो वो बोलती है कि मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ तो तुम मुझे लौकी क्यों दे रही हो? मेरे पति बीमार है, मैं तुमसे पैसे की मदद मांग रही हूँ, फिर मैं उसे वापस कर दूंगी और तुम मेरे गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रही हो? पैसों की जगह पे तुम मुझे लौकी क्यों दे रही हो? जब हरिया की पत्नी सारी बात बताती है तब उसकी सहेली को तसल्ली होती है। वो लौकी लेकर के चली जाती है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। एक बूढ़ी सी औरत दरवाजे पे आती है। हरिया की पत्नी बाहर निकलती है और बूढ़ी माँ पे बहुत दया आता है उसको। वो बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ के घर में अंदर लाती है। बूढ़ी माँ 4 दिन से खाना नहीं खाई थी, इसीलिए हरिया की पत्नी उन्हें अच्छा से बैठाती है और फिर अच्छी तरह से भोजन कराती है। भोजन करने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और फिर बोलती है कि बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। वो बूढ़ी माँ नहीं थी, वो थी देवी जी। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हारे अंदर घमंड अभी भी नहीं आया है, तुम पूरे गांव की मदद करना पैसों से। इतना करके वो अंतर ध्यान हो जाती है। देवी माँ के कहे अनुसार हरिया की पत्नी वैसे ही करती है। पूरे गांव में जिस किसी को भी दुख मुसीबत या पैसों की कमी होती तो हरिया की पत्नी और हरिया दोनों लोग मिलकर उनका मदद करते। पूरा गांव खुशहाल हो गया। एक गांव में एक पिताजी थे और उनकी 2 लड़कियां थी। लड़कियां बहुत ही ज़्यादा काली थी जिसकी वजह से उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। पिताजी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो पेड़ के नीचे नदी के किनारे बैठ के सोच रहे थे कि धीरे धीरे लड़कियों का शादी का उम्र हो गया लेकिन अभी तक उन लोगों का शादी नहीं हुआ क्योंकि उनका रंग इतना ज़्यादा काला है कि कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। उदास मन से पिताजी घर आते हैं। जैसे ही सीता गीता उनको देखती है तो बोलती है, पिताजी आप उदास क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? हम लोगों के भाग्य में जो लिखा है वो हो के रहेगा। आपके उदास होने से भाग्य नहीं बदलेगा। हम लोगों का जो भी होगा, भाग्य का फैसला हम लोगों को मंजूर होगा। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। सीता गीता के मुंह से ये बातें सुनकर पिताजी को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बेटी कितनी समझदार है। मैं इतना मायूस दुखी हूँ लेकिन मेरी बेटी इतना समझदारी से बात कर रही है। पिताजी झट से सीता गीता को गले लगा लेते हैं और पिताजी के साथ सीता गीता तीनों लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सीता गीता को बहुत काली थी तो उन लोगों को मेकअप करना बहुत पसंद था। वो मेकअप करती थी और गांव के कुछ औरतों का भी मेकअप करती थी जिससे वो 2-4 पैसे कमा लेती थी। एक दिन गांव में वो मेकअप करके आ रही थी तभी उसके सामने एक परी दिखती है। हाथ में 2-4 पैसे आ जाते और पिताजी की कुछ मदद हो जाती। एक दिन गांव में वो मेकअप करके आ रही थी तभी सामने एक परी दिखती है। उन दोनों को विश्वास नहीं होता है। दोनों लोग धीरे धीरे परी के पास जाते हैं। परी रो रही थी। सीता गीता पूछती है कि तुम परी क्यों रो रही हो? तो परी बोलती है कि मेरी शादी है और मेरा मेकअप करने वाली बीमार हो गई तो अब मैं तैयार कैसे होंगी? ये कहकर परी जोर जोर से रोने लगती है। सीता गीता बोलती है, परी तुम चिंता मत करो, हम लोग दोनों बहुत अच्छे से मेकअप करते हैं, हम तुम्हारा मेकअप कर देंगे। परी खुश हो जाती है और वो दोनों सीता गीता मिलकर परी का खूब सुंदर मेकअप कर देती है। परी खुश होकर सीता गीता को एक एक लिपस्टिक गिफ्ट देती है और बोलती है, इसका तुम लोग उपयोग करना, फ़ायदा होगा। ये कह के वो चली जाती है। सीता गीता दोनों घर आती है और सोचती है कि परी ने ऐसा क्या दिया। दोनों आपस में एक दूसरे को लिपस्टिक लगाती है और पलक झपकते दोनों गोरी हो जाती है। तभी पिताजी घर आते हैं तो पिताजी को सारी बात सीता गीता बताती है। अगले दिन दोनों का रिश्ता आता है और दोनों की शादी एक ही मंडप में हो जाता है। धीरे धीरे उन दोनों को ससुराल में बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधा और आराम था। धीरे धीरे वक्त
बीतता है और एक दिन सीता गीता के पति का नौकरी चला जाता है। दोनों मायूस मन से घर आते हैं और बोलते हैं अपनी माँ से कि माँ, हमारी कंपनी घाटे में जा रही थी तो कंपनी के मालिक ने मेरी कंपनी को बड़े मालिक से बेच दिया और हम लोग दोनों बिना काम के हो गए। तभी सीता गीता वहाँ आती है, बोलती है आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग जब कंवारे थे तब हम लोग ब्यूटी पार्लर का काम करते थे, यहाँ पे भी ब्यूटी पार्लर खुलवा दीजिए तो हम लोग वो काम करेंगे। तो फिर देरी किस बात की थी। रामू श्यामू दोनों लोग घर के आगे टेंट लगाते, 2 कुर्सी लगाते और शीशा लगाकर ब्यूटी पार्लर खोल देते हैं। सीता गीता दोनों पार्लर देख के खुश हो जाती है। सीता बोलती है तुम्हें याद है ना परी का दिया हुआ लिपस्टिक। गीता बोलती है कि हाँ। धीरे धीरे करके गांव की औरतें आती है और वो उन लोगों को वो लिपस्टिक लगाती है जिससे वो गांव की औरतें सुंदर हो जाती हैं और ढेर सारा पैसा देकर सीता गीता को चली जाती है। इतना सारा पैसा देकर सीता गीता खुश हो जाते हैं। पहले दिन में कमाई हुआ 10,000। सीता बोलती है कि अब मुझे पता चल गया कि परी किस मकसद से हम लोगों को वो लिपस्टिक गिफ्ट में दी थी, क्योंकि उसे पता था कि हम लोगों की ज़िंदगी में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और लिपस्टिक काम आएगा। इतना कहने के बाद वो दोनों 10,000 रुपया लेकर अपनी सासू माँ के पास जाती है और अपनी सासू माँ को दे देती है। सासू माँ बहुत खुश होती है और अगले दिन से उन लोगों का काम चालू हो जाता है। पार्लर में भर भर के लोग आते हैं और सबका मेकअप करके वो लोग सुंदर बना देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सीता गीता की फैमिली बहुत अमीर हो जाती है। तभी एक गरीब लड़की आती है रोते हुए और बोलती है कि दीदी मेरा मेकअप कर दीजिए, मैं बहुत काली हूँ, मेरे पापा के पास बिल्कुल पैसा नहीं है कि वो मुझे अच्छे पार्लर में भेजकर मेरा अच्छा सा मेकअप करा दे। सीता गीता उस गरीब लाचार लड़की को अपने पास बुलाती है और उसका मेकअप करती है। जादुई लिपस्टिक लगाते ही उसका रंग गोरा हो जाता है और वो बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखने लगती है। सीता गीता सोचती है कि चलो अब हम लोग गरीब की मदद करें, जो गरीब लाचार बेबस रहेगी उसको हम लोग फ्री में मेकअप करेंगे और उसके बदले में ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। गीता बोलती है कि हाँ बहन, तुम बिल्कुल सच कह रही हो और परी का भी शायद यही मकसद था। वो दोनों मन बना लेती है कि जिसके पास पैसे नहीं रहेंगे और वो गरीब रहेगी तो हम लोग उसका फ्री में मेकअप करेंगे। सीता गीता ये सोचती है और ये भी मन में सोचती है कि अब ये कारोबार बहुत अच्छे से चल चुका है तो अब हम लोग अपने पतियों को भी ब्यूटी पार्लर का काम सिखा देंगे। धीरे धीरे वो अपने पतियों को भी काम सिखा देती है और वो लोग जेंट्स पार्लर खोल लेते हैं। सीता गीता का पार्लर 1 नंबर पे हो जाता है। धीरे धीरे उन लोग ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं और अमीर बन जाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने अपने टॉय के साथ खेल रहे थे। तभी मुन्नी और मुन्ना पेड़ के नीचे बैठकर सारे बच्चों को खेलता हुआ देखकर खुश हो रहा थी, क्योंकि उन लोगों के पास एक भी टॉय नहीं था। उनके मम्मी पापा बहुत गरीब थे, एक भी टॉय नहीं दिला सकते थे। बच्चे अपने अपने महंगे महंगे टॉय के साथ खेल रहे थे। तभी मुन्नी बोलती है कि भैया क्या मेरे पास एक भी टॉय नहीं है, क्या पापा दिलाएंगे? तो मुन्ना बोलता है कि हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा से बात करूँगा, मम्मी पापा ज़रूर से ज़रूर हम लोग को टॉय दिलाएंगे। तो फिर हम लोग भी अपना अपना टॉय लेकर के आएंगे और सभी के साथ मिलजुल कर खेलेंगे। लेकिन मुन्ना को पता था कि पापा बहुत गरीब हैं और मैं बस अपनी छोटी बहन को तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन टॉय मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पापा भी खरीद कर टॉय नहीं दे पाएंगे। ग्राउंड में सभी बच्चे अपने अपने टॉय के साथ खेल रहे थे। किसी के पास अच्छी सी गुड़िया थी तो किसी के पास अच्छा सा कार था। सारा टॉय महंगा महंगा था। मुन्नी और मुन्ना दोनों लोग देख रहे थे। तभी उनकी मम्मी आती है और बोलती है बेटा चलो घर, काफ़ी देर हो गई है। दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। तभी उनके पिताजी भी घर आ जाते हैं। सभी लोग खाना खाते और सो जाते हैं। रात को पेड़ में से आवाज़ आती है, मुन्ना बाहर आओ, मुन्ना बाहर आओ। मुन्नी को भी आवाज़ सुनाई देता है। दोनों लोग भाई बहन उठकर पेड़ के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पेड़ पे ढेर सारा खिलौना है। मुन्ना चौंक जाता है और मुन्नी से बोलता है, मुन्नी कल हम लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे तो टॉय पे, इस पेड़ पे तो एक भी टॉय नहीं था। तभी पेड़ बोलता है कि मैं जादुई पेड़ हूँ और तुम लोगों की बातें मैंने सुन लिया और मेरे देखो ढेर सारे जादुई खिलौने हैं, तुम इसमें से जो चाहे वो ले सकते हो और खिलौने से कुछ भी अपने विश को मांगोगे तो वो तुम्हारा विश पूरा हो जाएगा। मुन्नी जिद करने लगती है कि भैया वो गुड़िया बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए। मुन्ना बोलता है कि हाँ वो कार बहुत सुंदर है, मैं उसको ले लेता हूँ। पेड़ बोलता है कि तुम लोग
जल्दी से खिलौने ले लो, मैं तुम्हारे लिए ही लेकर के आया हूँ। मुन्ना और मुन्नी एक एक टॉय ले लेते हैं और घर के अंदर आकर के सो जाते हैं। अगली दिन क्या होता है कि मुन्ना जब उठता है तो उसको लगता है कि रात को मैंने बहुत अच्छा सपना देखा था। वो इधर उधर देखता है तो टॉय उसे दिख जाता है। तभी उसकी मम्मी आती है और बोलती है कि मैं और तुम्हारे पिताजी जा रहे खेत पे, तुम लोग दोनों खाना खाकर घर में ही रहना। बच्चे घर में रहते हैं लेकिन पेड़ की कही हुई बात उन लोगों को याद आ जाती है। मुन्ना कार को उठाता है और बोलता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, तो जादुई कार तुम हम लोगों को इतना ज़्यादा अमीर बना दो कि फिर ज़िंदगी में कोई दुख ना हो। कार से वो अपना विश बोल देता है और मन में सोचता है कि क्या ये कार मेरे विश को पूरा कर पाएगा। मुन्नी और मुन्ना उस कार को ध्यान से देखते हैं क्योंकि पेड़ ने यही बोला था कि इसमें से कोई भी टॉय तुम ले लो और अपनी विश को मांगना तो मैं पूरा कर दूंगा। देखते ही देखते कार में से बहुत तेज़ रोशनी निकलता है और उसका घर टूटा फूटा की जगह एक अच्छा सा घर बन जाता है और घर के अंदर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात भर जाते हैं। मुन्नी देखकर खुश हो जाती है और शाम हो जाता है। शाम को जब मम्मी पापा घर आते हैं तो वो पापा अपना घर ढूंढते हैं टूटा फूटा, लेकिन नहीं दिखता है। तभी मुन्ना बाहर निकल के बोलता है, पापा मम्मी अंदर आ जाओ, ये घर हम लोग का ही है। मम्मी पापा को बहुत आश्चर्य होता है कि अरे हम लोग का टूटा फूटा घर की जगह पे इतना अच्छा घर कहाँ से आ गया। लेकिन अपने बच्चों को सामने देखकर उन लोगों की थोड़ी तसल्ली होती है। मुन्ना अपने मम्मी पापा को घर के अंदर लेता है और सारी बात बताता है, लेकिन मुन्ना की बात पे किसी को भरोसा नहीं होता। मुन्ना बोलता है कि जादुई पेड़ ने मुझे एक कार दिया है और बोला अपनी विश को मांगना पूरा हो जाएगा। तो मैंने विश मांगा कि मुझे अच्छा सा घर और ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात चाहिए ताकि हम लोग ज़िंदगी में कभी गरीब ना हो सके। लेकिन मुन्ना की बात पे थोड़ा भी भरोसा नहीं था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा था। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर खाना खाकर सोने चले जाते हैं। जब रात होता है तो मुन्ना अपने मम्मी पापा के पास आता है और बोलता है कि मम्मी पापा चलो उस जादुई पेड़ के पास। दोनों को लेकर आंगन में जाता है तो क्या देखते, ढेर सारा टॉय पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। मम्मी पापा फटाफट ढेर सारा टॉय ले लेते हैं और मन में सोचते हैं कि कल इसे बाज़ार में ले जाकर के बेचेंगे तो अच्छी खासी रकम हम लोगों के हाथ में आ जाएगी। जितना वो टॉय लेते जा रहे थे उसकी जगह पे और नए नए टॉय आते जा रहे थे क्योंकि वो जादुई पेड़ था। वो लोग ढेर सारा टॉय इकट्ठा कर लिए ताकि आराम से एक अच्छा सा दुकान खुल सके और हम लोगों का आमदनी अच्छी खासी हो सके। मम्मी पापा फटाफट कार, टॉय, खिलौना, गुड़िया, गुड्डा ढेर सारा तोड़ तोड़ के इकट्ठा रखने लगते हैं। मुन्ना भी उनकी मदद करता है और अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। जब अगले दिन होता है तब सारे टॉय को ले कर के मार्केट में चले जाते हैं बेचने के लिए। जादुई कार खिलौना देखकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और सब ढेर सारा खरीदते हैं। इससे उन लोगों की आमदनी बढ़ जाती है। ये कहानी है एक कॉलोनी की, जो घर के बगल वाली लड़की के साथ कर लेता है शादी राहुल। उसके मम्मी पापा उस लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है कि तुमने घर की बगल वाली लड़की के साथ शादी क्यों किया। राहुल बोलता है कि मम्मी, सीमा बचपन से हॉस्टल में रही है और जिस हॉस्टल में वो पढ़ रही थी उसी के बगल में हम लोगों का हॉस्टल था, तो मैंने इसको कभी घर के बगल में देखा नहीं था। जब मैं हॉस्टल गया पढ़ने के लिए तो मैं फर्स्ट बार छत पे सीमा को देखा, तो मैं सीमा को देखते ही मुझे सीमा बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो मेरे घर के बगल में रहती है। तो सीमा भी बोलती है, आंटी जी मैं राहुल को नहीं जानती थी क्योंकि मैंने बचपन से राहुल को नहीं देखा था। तभी उसकी भाभी जेठानी बोलती है, बताओ तुम लोग कैसे मिले। तो राहुल बोलता है कि मैं अपनी छत पे रोज़ जाता था, हॉस्टल की छत पे, वहाँ पे मैं गर्ल्स हॉस्टल की छत पे सीमा को रोज़ देखता था। देखते देखते मुझे सीमा बहुत अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे हम लोग में बातचीत होने लगा, फ़ोन पे हम लोग बात करने लगे, फिर मिलने लगे, रेस्टोरेंट में जाने लगे और फिर आखिरकार हम लोगों ने शादी कर ली।
राहुल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर राहुल की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। वो पटक कर सभी को अंदर आने के लिए कहती है। अगली सुबह सीमा जब किचन में जाती है अपनी पहली रसोई करने के लिए, तो जेठानी जी सामने खड़ी थी। वो बोलती है कि तुम किचन में क्यों आई हो, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा इस घर में कोई जगह नहीं है। सीमा बोलती है कि भाभी, जितना हक आपका है इस किचन पे उतना ही हक मेरा है। आप जाइए बाहर और मैं बनाऊंगी अपनी पहली रसोई। सीमा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सीमा की जेठानी को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटक कर वहाँ से निकल लेती है। लेकिन सीमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। जेठानी जाकर के अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है, तो सासू माँ बहुत गुस्सा होती है और बोलती है उसकी इतनी हिम्मत। तभी वहाँ पे राहुल आता है और सभी में आपस में बहस होने लगता है। राहुल बोलता है कि माँ, जो होना था सो हो गया, अब सीमा इस घर की बहू है। सीमा कुछ आओ न ताओ देखती अपना बैग उठाती है और सीधे अपने घर बगल में मायके में चली जाती है। सीमा की मम्मी खुश हो जाती है कि उनकी बेटी आ गई। शाम को राहुल जाता है और सीमा को लेकर घर आता है। जब सीमा घर आती है तो सभी लोग ताना देने लगते हैं, क्या हुआ, घर में मम्मी रखी नहीं क्या। तभी सीमा की ननद बहुत सुनाती है सीमा छोटी को कि भाभी, तुमने आपको कपड़े काम अच्छे करने से नहीं नहीं आता धुले, है। आप मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया कीजिए, देखिए यहाँ गंदा लगा था, साफ़ ही नहीं हुआ और आपने कैसे धुल दिया। सीमा बोलती है कि मैंने तो अच्छे से धुला है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप अपना काम खुद से ही क्यों नहीं कर लेती। तब सीमा की ननद बोलती है कि भाभी, आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है। राहुल वहीं पे खड़ा था लेकिन कुछ नहीं बोलता है। सीमा को अपनी ननद की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सीमा बोलती है राहुल से कि बताओ, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने मुझे इतना खरा खोटा सुना गई और तुम चुपचाप सुन रहे हो, मेरा साइड नहीं लिए, तो मेरे तरफ से एक वर्ड भी नहीं बोले। राहुल बोलता है कि धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखो, ये ससुराल है, यहाँ पे तो इस तरह की नोकझोंक होती रहेगी। सीमा अपना बैग उठाती है और अपने मायके चली जाती है। उसकी मम्मी बोलती है, क्या हुआ बेटा। सीमा बोलती है, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, सब हमसे रोज़ लड़ाई करते हैं। सीमा की मम्मी बोलती है कि मुझे पता था कि बगल वाली फैमिली कितनी ख़राब है, लेकिन मैं क्या करूं, तुमसे हार गई। तुमने ही तो लव मैरिज कर लिया और शादी करने के लिए कोई मिला ही नहीं था, यही बगल का परिवार मिला था जो एक नंबर का लड़ाई करने में नंबर 1 है। दूसरे दिन सीमा अपने ससुराल आ जाती है और फिर आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, लेकिन फिर झगड़ा, फिर वो मायके जाती है, फिर अपने ससुराल आती है। तो उसकी मम्मी समझाती है कि बेटा, अगर मायका दूर रहता तो तुम कैसे करती, तुम ससुराल में एडजस्ट करना सीखो। सीमा को अपनी मम्मी का कहा हुआ बात कुछ समझ में आता है। वो सोचने लगती है, वाकई में मेरा मायका घर के बगल में है तो मैं फटाक से बैग लेकर के चली आती हूँ। अगर मेरा मायका दूर होता तो मैं कैसे करती, तब तो मुझे अपने ससुराल में सभी की बातें सुन कर रहना पड़ता और जहाँ पे मैं सही हूँ वहाँ पे मुझे अपना साइड लेना पड़ता। जब उसे ये बात समझ में आता है, अपना बैग उठाती है और ससुराल में चली आती है। यहाँ आगे क्या देखती है कि सास, ननद और जेठानी सभी लोग चाय पीते हैं और सब भर भर कर ताना देते। क्या हुआ देवरानी जी, आपकी माँ ने लात मार के भगा दिया क्या। ननद बोलती है, हाँ, कहीं ठिकाना नहीं है, ना ही ससुराल में और ना ही मायके में। ये सारी चीज़ें उसके ससुर जी सुन रहे थे। सीमा के ससुर जी डांट लगाते हैं सभी को और बोलते हैं, सभी लोग अपनी आदत को सुधार लो, जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता। सीमा अब इस घर की बहू बन चुकी है, तुम लोग सब हंसी खुशी रहना सीख लो।